हेलो डियर फेलोज। मेरा नाम भृगु है और आज हम रेस्पिरेशन की बात करने वाले हैं। देखिए, ये रेस्पिरेशन जो चैप्टर है ये प्लांट्स के लिए डेडिकेटेड है। इसके अंदर जितने भी हम प्रोसेसेस स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेसेस हमें एनिमल रेस्पिरेशन में भी देखने को मिलते हैं। अगर कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर प्लांट्स के अंदर आप रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो मोर और लेस ये बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है जैसा एनिमल की रेस्पिरेशन में होता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो रेस्पिरेशन है ये एक्चुअली में है क्या। देखिए, ये एक सिंपल मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसको डिफाइन अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये बात करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन जो है उसकी लोकेशन कहाँ है और ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है इसका पर्पस क्या है। देखिए, रेस्पिरेशन एक सिंपल रिएक्शन है जो कि एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है, जिसमें जो फूड पार्टिकल्स या सबस्ट्रेट के तौर पर आप किसी भी कंसीडर कर सकते हैं उसे ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं। एंजाइम्स उनकी यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं और अल्टीमेटली एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। अब एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई आफ्टर यूटिलाइजिंग द फूड पार्टिकल्स और फूड सबस्ट्रेट उसे यूज किया जाता है बाय द ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर ग्रोथ एंड रिपेयर मैकेनिज्म। अब क्योंकि रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो इसकी लोकेशन कहाँ है, तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द सेल्स, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे जो प्रोसेसेस हैं रेस्पिरेशन के अंदर वो साइटोप्लाज्म प्लस कुछ सेल ऐसे ऑर्गेनेलिज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज जिनको आप नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर डिस्कस करते हैं। वहां पे भी कुछ प्रोसेसेस रेस्पिरेशन के देखे जाते हैं। तो लेट्स सी कि हम इसके अंदर क्या आगे पढ़ने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि ये सेल के साइटोप्लाज्म में है या इन शॉर्ट कहें तो सेल के अंदर है, तो रेस्पिरेशन जो है वो एक अल्टीमेटली सेलुलर रेस्पिरेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपको डिफाइन करके बताया कि जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं से एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के तौर पे कंसीडर करूंगा जिस प्रोसेस को एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है। और एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड होने के बाद इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। तो इन शॉर्ट देखा जाए, मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखिए, कोई भी सबस्ट्रेट जो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है, खासतौर पे क्योंकि हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कंसीडर करते हैं, तो क्योंकि रेस्पिरेशन यहाँ पर डेडिकेटली प्लांट्स के लिए दी गई है, तो सबस्ट्रेट को यूटिलाइज किया गया जिस यूटिलाइजेशन में एंजाइम्स ने अपनी भूमिका निभाई और अल्टीमेटली किसकी प्रोडक्शन हुई, एनर्जी की। जिस एनर्जी को ऑर्गेनिजम्स ने यूज किया किसमें, ग्रोथ एंड रिपेयर मैकेनिज्म में। आई होप आपको इतनी सी बात छोटी सी समझ आई होगी। लेट्स से कि इसके बाद हमें और क्या यहाँ पे डिस्कस करना है। अब रेस्पिरेशन की जो हम बात करें, देखिए कई तरह की रेस्पिरेशन होती है। इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन आप कह सकते हैं। इसके अंदर फर्मेंटेशन एक ऐसा शब्द है जो कि हम रेस्पिरेशन की टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। और इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी हम यूज करते हैं। देखिए, इन सब में फर्क क्या है कि जहां तक बात है एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो है कंप्लीट यूटिलाइजेशन, या मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि फूड को कंप्लीटली कंबस्ट किया जाएगा या यूटिलाइज किया जाएगा ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से हम हार्वेस्ट कर सके। पर जहां तक बात है एनारोबिक रेस्पिरेशन या कहें फर्मेंटेशन की, फर्मेंटेशन नॉर्मली हम देखते हैं कि यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन होती है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। बट ये हमने उसको यूटिलाइज किया है, वो खुद इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं करना चाहता है। वो एक्चुअली में एनारोबिक जब फर्मेंटेशन करता है तो वो इथेनॉल उसका एक बाय प्रोडक्ट है जिसको हम बाद में यूटिलाइज करते हैं फॉर आवर ओन पर्पसेस। पर जहां तक बात है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, नॉर्मली हमारी मसल्स के अंदर जब हाइपोक्सिक कंडीशंस हो जाती है, जब ऑक्सीजन का अमाउंट मसल्स तक बहुत कम हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या कोई ऐसा हम फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो, तो वहां पे हमारी जो मसल्स है वो खुद को एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्ट करती है, जिसका बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनता है। और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल क्रैम्प्स के की जैसी फीलिंग हमें बाद में आती है आफ्टर दी वर्कआउट। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें रेस्पिरेशन के बारे में, तो देखिए मैंने रेस्पिरेशन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक कहा एरोबिक, जो ये चैप्टर है ये डेडिकेटली एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए है। और दूसरा कहा इन एब्सेंस या फिर कहे
लो अमाउंट ऑफ O2। ठीक है, लो अमाउंट ऑफ O2 को हम हाइपोक्सिया कह सकते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि व्हेन द O2 अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम ये कहें कि ये क्या है, इट्स अ कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। मैं फूड की जगह सबस्ट्रेट भी यूज कर सकता हूं। और देखिए, अगर हम फूड की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली हमारे पास कई तरह के फूड टाइप्स हैं जो जनरली हम कंसीडर करते हैं। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे पास लिपिड्स है, लिपिड्स को आप फैट कह सकते हैं, हमारे पास प्रोटीन है। ठीक है, और सबस्ट्रेट के आधार पे रेस्पिरेशन का टाइप भी कंसीडर किया जाता है। कैसे? उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं कि अगर आप बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आप सबस्ट्रेट में कार्बोहाइड्रेट या फैट को एज अ फूड सबस्ट्रेट कंसीडर कर रहे हैं और इसकी रेस्पिरेशन करनी है, तो इसकी रेस्पिरेशन को हम कहेंगे फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्यों? क्योंकि ये जितना भी कार्बोहाइड्रेट या फैट कंटेंट होता है ये इंक्लूजन बॉडीज में होता है, ये हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग कंडीशन में होता है, तो इसलिए इसको आपने फ्लोटिंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कहा। पर जहां तक बात है प्रोटीन की, अगर प्रोटीन को रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करना है तो इस तरह की रेस्पिरेशन को आप कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक। देखिए, मैंने इसको प्रोटोप्लाज्मिक क्यों कहा? प्रोटोप्लाज्मिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्रोटीन हमारे सेल के ऑर्गेनेलीज या सेल के मेन कंस्टिट्यूएंट का हिस्सा होता है, स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो अगर प्रोटीन की यूटिलाइजेशन हो रही है सबस्ट्रेट एज अ सबस्ट्रेट, तो ऑब्वियस सी बात है ये उन कंडीशंस में होगी जब सेल स्टार्व कर रहा होगा, जब वो भूखा रह रहा होगा। तो अंडर स्टार्वेशन कंडीशन में कह सकता हूं कि आपका सेल प्रोटोप्लाज्म रेस्पिरेशन करता है। बट नॉर्मली अगर स्टार्विंग कंडीशन नहीं है तो सेल नॉर्मली फ्लोटिंग रेस्पिरेशन करता है। और फ्लोटिंग के अंदर भी जो सबसे पसंदीदा सबस्ट्रेट माना जाता है वो कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है देन द रेस्पिरेशन प्रोसेस दे शिफ्ट डाउन टू फैट और यू कैन से लिपिड्स। ओके, तो आई होप आपको इतनी सी मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पर इसको थोड़ा छोड़कर इस पे चलते हैं। यहां पे दो कंडीशंस हैं। वो दो कंडीशंस क्या है कि सबसे पहली कंडीशन है, जैसे मैंने कहा, अंडर लो O2 कंडीशन। जब अंडर लो O2 कंडीशन मतलब जैसे कि मैंने कहा हाइपोक्सिया, और इसका सबसे महत्वपूर्ण बेहतरीन एग्जांपल क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि नॉर्मली हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब भी हम कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं और हमारी मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो हमारी मसल्स एनर्जी की वजह से अपने लिए क्या करती है, अपने आप को एनारोबिक कंडीशंस में शिफ्ट करती हैं। और ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो मसल्स में तभी होगा अगर मसल्स एक ऐसा काम कर रही हैं जहां पे उन्हें बहुत ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट है, बट क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट वहां पर मसल्स में सफिशिएंटली पहुंच नहीं रहा है ऑन टाइम, तो मसल्स को मजबूरन अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए खुद को एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्ट करना पड़ता है, और उस दौरान जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो आपका लैक्टिक एसिड बनता है, इसलिए इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से भी हम जानते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और यहां पे इन शॉर्ट कहें तो दिस लैक्टिक एसिड इट इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर मसल पेन। और मसल पेन का यहाँ पे एक सीधा सा सिंपल सा मैं कारण बता रहा हूं, मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होती हैं, जब लैक्टिक एसिड बन गया, मसल्स ने अब काम करना छोड़ दिया, अब उनको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल स्टेज पे आ गया इंसान जो भी भाग रहा था पहले, तो वो लैक्टिक एसिड क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाकर वहां पे जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ इंटरफेरेंस करता है, जिसकी वजह से एक पेन का एहसास हमें दिखाई देता है, और धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड बाद में वहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो पायरुविक एसिड है उसको रिड्यूस किया जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। एक शॉर्ट सा मैंने आपको एक ब्रीफ यहां पे बता दिया, ठीक है। अगर मैं वहीं पे बात करूं खासतौर पे फर्मेंटेशन की, या कहें जब कंडीशंस एनारोबिक होती हैं, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर हम एग्जांपल ईस्ट का लेते हैं, हम इसे कहते हैं फर्मेंटेशन या इथेनॉल या अल्कोहल फर्मेंटेशन। क्योंकि यहां पे जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो इथेनॉल बनेगा, और यहां पर मैं एक बात फिर से ऐड करना चाहूंगा। देखिए, इथेनॉल फर्मेंटेशन या अल्कोहल फर्मेंटेशन के अंदर जब यीस्ट शिफ्ट करता है खुद को एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन में, या फिर फर्मेंटेशन कर रहा होता है, तो उस वक्त ईस्ट का जो बाय प्रोडक्ट, देखो ईस्ट की मजबूरी है, उसे एनर्जी चाहिए, अब उस एनर्जी के चक्कर में क्या कर देता है, अल्कोहल बना देता है एज अ बाय प्रोडक्ट। इवन CO2 भी यहाँ पे रिलीज होती है, वही अल्कोहल जो उसने एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन या ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन बनाया, वो उसके लिए फैटल हो जाता है, उसके लिए डेंजरस हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे इथेनॉल की कंसंट्रेशन उस यीस्ट के मीडियम के अंदर, जहां पे यीस्ट अपनी एनारोबिक या फर्मेंटेशन कर रहा है, 13% के आसपास पहुंचती है, तो वो ही इथेनॉल यीस्ट को किल कर देता है। तो इट्स अ वेरी डेंजरस प्रोसेस में एक बात कहूं तो दोनों ही एक तरह के हैजार्डियस प्रोसेस है, मतलब कि दोनों ही कहीं ना कहीं हमें मसल्स में पेन होती है, इसकी तो डेथ हो जाती है। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये मजबूरी में किए गए हुए रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस हैं, अदरवाइज जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन या कंप्लीट यूटिलाइजेशन है, यहाँ पे ऐसा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता जो कि हैजार्डियस हो या जो कि हमारे लिए डेंजरस हो या किसी ऑर्गेनिज्म के लिए डेंजरस हो, क्योंकि यहाँ का एक तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बहुत ज्यादा है, दूसरा यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर और CO2, जो कि नॉर्मली मैं कहूँ तो इन दोनों में से कोई भी फिलहाल के लिए बॉडी के अंदर नुकसानदायक नहीं है। बट यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट बात करूं तो लैक्टिक एसिड जो पायरुविक एसिड की रिडक्शन से बना, वो हमारे मसल क्रैम्प्स के लिए जिम्मेवार है, और जो इथेनॉल फर्मेंटेशन के दौरान यीस्ट ने बनाया वो उसकी डेथ के लिए जिम्मेवार है। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात है जो हमें समझनी होगी कि अल्कोहल की कंसंट्रेशन जब, या कहें इथेनॉल की कंसंट्रेशन जब 13% के आसपास पहुंचती है, इट कॉज डेथ ऑफ यीस्ट, यीस्ट खत्म। और यहां पे अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली बात करें कि बाय प्रोडक्ट क्या है, इसमें दो चीजें हैं। जो पायरुविक एसिड है, जैसे मैंने यहां पे कहा पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल सेम यहां पे जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है CO2 एंड इथेनॉल में। और अगर मैं यही बात एरोबिक की बात करूं या एरोबिक के केस की बात करूं, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हुआ
CO2 वाटर प्लस हाई एनर्जी अमाउंट में। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ एटीपी बनते हैं, जिसको हम एज एनर्जी करेंसी डिस्कस करते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है और साथ ही साथ में कोई हार्मफुल बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, सिर्फ CO2 और वाटर है। बट अगर मैं यही बात करूं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर कहें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, तो यहाँ पे एक तो देखिए लैक्टिक एसिड बना है, साथ में यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई हो। ठीक है, मैंने दोनों ही तरह की रेस्पिरेशन, मतलब एक तरह से तीन तरह की रेस्पिरेशन यहाँ पे डिस्कस कर ली है, जिसमें हमारा जो मेन पर्पस है इस पूरे चैप्टर में हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। बट मैं साथ साथ में ये जरूर कहूंगा कि हम लास्ट में ये दो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक है, लेट्स गेट टू द अनदर स्लाइड। अब जहां तक बात है प्रोसेसेस की, देखिए मैं एक आउटर फ्रेमवर्क आपको बताता हूं। प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो मेन पर्पस है वो किस तरह की रेस्पिरेशन का है, एरोबिक रेस्पिरेशन का है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। क्या कैरेक्टर्स हैं? देखिए पहला जो कैरेक्टर है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो है एम्फीबॉलिक प्रोसेस। ट्रेडिशनली, यहां पे प्लीज नोट दिस डाउन, अगर मैं ट्रेडिशनली बात करूं, ट्रेडिशनली का मतलब है कि एक पुराना ख्यालात, एक ट्रेडिशन, तो ऐसा माना जाता है कि जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी सबस्ट्रेट कोई भी आप कंसीडर कर लीजिए, चाहे आप फैट कर लीजिए, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट कर लीजिए, चाहे प्रोटीन कर लीजिए। नॉर्मली हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज का एनर्जी सबस्ट्रेट के तौर पर कंसीडर करेंगे। तो ट्रेडिशनली इसको बोला गया कि भाई ये कैटाबॉलिक है। अब भाई साहब कैटाबॉलिक का मतलब क्या? कैटाबॉलिक का मतलब कि यहाँ पे जो भी सबस्ट्रेट यूज किया जा रहा है एज अ फूड, उसका ब्रेक डाउन होगा, कोई चीज बनेगी नहीं। और जब हमारी धीरे धीरे इसके बारे में इंफॉर्मेशन बढ़ी तो हमें पता चला कि भाई साहब कि आपका जो ये रेस्पिरेशन का मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये प्योरली कैटाबॉलिक नहीं है, इसमें हर चीज को तोड़ा ही नहीं जाता, बल्कि जोड़ने का भी काम इस प्रोसेस के अंदर जिसमें स्टेप्स हैं देखा गया है। तो फिर बात एक निकल के आई कि एक्चुअली में देखा जाए तो आपका जो रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, वो एक तरह का एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। एम्फीबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि यहां पर कैटाबॉलिक मतलब तोड़ना और जोड़ना एनाबॉलिक, दोनों ही प्रोसेसेस होते हैं। इसका उदाहरण में थोड़ा देर बाद जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोसेसेस को, उसमें आपको दिखाऊंगा कि क्यों इसे एम्फीबॉलिक कहा गया है। अच्छा दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? एक्सर्गोनिक प्रोसेस। अब एक्सर्गोनिक का मतलब है कि यहां पर इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी कह दीजिए या फिर हीट के तौर पर कंसीडर कर लीजिए, इन दोनों का लिबरेशन होता है। और जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है कि ये एक तरह से डाउनहिल प्रोसेस है। अब डाउनहिल प्रोसेस का मतलब यहां पे ये है कि यहां पे जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो आपका O2 है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं अभी फिलहाल एडवांस में आपको बता रहा हूं, पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बहुत एंड में यूज होता है। अदरवाइज ऑक्सीजन जब हम एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मैं काफी लंबे समय तक ऑक्सीजन का नाम नहीं लूंगा। और अगर एक एडवांस में एक और इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होता है, और इसी के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्शन से जब ये उसे रिसीव करता है
तो मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है। ये फिलहाल एडवांस एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी ताकि आपको थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी रहे कि भाई ऑक्सीजन का इस्तेमाल पूरे प्रोसेस में कहाँ हुआ। तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट एंडिंग लेवल पे होगा, खासतौर पे एरोबिक रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा हूं, तब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हुआ और इसी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस के बाद ही मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ठीक है, ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको कंसीडर बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं। एक छोटी सी बात और कहूंगा, इक्वेशन के बारे में बात करेंगे हम, जो इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। वो इक्वेशन क्या कहती है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे एज एनर्जी सबस्ट्रेट या कहे जो फूड को हम एज यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो ग्लूकोज कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि एक इक्वेशन आपके सामने लिख देता हूं, C6, लेट मी राइट इट समवेयर एल्स। इक्वेशन क्या है, कुछ ऐसी इक्वेशन है और इसको अगर आप बैलेंस करना चाहें तो किस तरह से बैलेंस करेंगे, ये इसकी बैलेंस्ड फॉर्म है। ठीक है, ये वो इक्वेशन है जो कि हम नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। और यहां पे अगर कोई पूछ ले, देखिए एनसीईआरटी में जो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, उसके अंदर कितना अमाउंट या कितने नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। तो एक वक्त था जब एनसीईआरटी 38 एटीपीज कहती थी, उसके बाद जब उस चीज को थोड़ा सा रिफाइन किया गया तो 36 एटीपीज पे भी आ गए। तो मैं यहाँ पे 36 एटीपीज आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम कुछ कैलकुलेशन से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली हम लास्ट में इसको डिटेल में जब बात करेंगे तो हम हर स्टेप के बाद नंबर ऑफ एटीपीज कितने बनेंगे ये तो हम डिस्कस करने वाले। तो देखिए 36 एटीपीज का यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, अगर मैं ये कहूँ कि एक ऑक्सीजन, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन की तो यूटिलाइजेशन होगी। जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है या यूज होता है तो ऑलमोस्ट 114.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। और अगर मैं कहूं कि एक एटीपी को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 8.1 किलो कैलोरी यूज की जाती है, तो हिसाब किताब लगा लीजिए कि एक ऑक्सीजन से या एक ऑक्सीजन को जब यूज किया जाएगा तो कितना अमाउंट ऑफ एटीपी या नंबर ऑफ एटीपी बन सकता है। तो सिंपल सा हिसाब किताब है, इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 6 एटीपी। तो अगर यही चीज यहां पे देखी जाए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो मैं यहां पे ये इक्वेशन किस तरह से लिख सकता हूं कि अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की यूटिलाइजेशन से 6 एटीपी की प्रोडक्शन होती है, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन से, जो कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन देखा गया है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो सिंपल सी कहानी है, C6H12, ये भाई साहब आपका ग्लूकोज है, प्लस 6 molecules of O2 give rise to 6 molecules of CO2 plus 6 molecules of water, and ultimately 36 molecules of ATPs are being released। अगर मैं देखिए मैंने आपको भी बता ही दिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट यूटिलाइजेशन है। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन और जो हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या कहें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। और सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको वर्बली बता रहा हूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर 36 एटीपीज प्रोड्यूस हुए बाय यूटिलाइजिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो अगर मैं यही चीज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कंपेयर करूं तो वहां पे सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन से, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंसीडर कर लेते हैं, यूटिलाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ 2 ही एटीपीज बनते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन में डिफरेंस है। बट फर्क ये है कि वो मजबूरी है, ये मजबूरी नहीं है, ये एक नॉर्मल हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। अदरवाइज अगर हमारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन रोज बॉडी में होने लग जाए फिर तो हम दर्द से ही मर जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर हमारी बॉडी रेस्पिरेशन कर रही है तो कौन सी कर रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है। तो यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, बाय प्रोडक्ट कोई ऐसा नहीं होता जो हमें हार्मफुल हो। बट उसी तरह से अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करूं या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करूं तो वहां पे एनर्जी रिलीज कम होता है, बट साथ साथ में ऐसे हैजार्डियस या डेंजरस बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो कि मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करी है। दूसरी जो बात ये है कि क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन है तो इट टेक्स टाइम, ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर आप इसे लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के साथ कंपेयर करेंगे वो बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए तो वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन भी कम है। तो ये बातें हमें समझने में समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम बात करें इसके चैप्टर के डिटेल के बारे में,